नमस्कार, मैं हूं विजयलक्ष्मी और चुनाव मंच में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ है एक बेहद ही खास शख्सियत, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब। उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव कुछ जगह हुए हैं, कुछ जगह होने हैं, इसी पर उनसे बातचीत करेंगे। खड़गे साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो आपने इंडिया टीवी को इतने व्यस्त शेड्यूल से टाइम निकाल करके अपना दिया, और आपको तो लकी मैस्कट कई लोग मानते हैं। जब से आप अध्यक्ष बने, कांग्रेस पार्टी ने 2 राज्यों में सरकार बनाई, उसमें से एक आपका गृह राज्य है, तो ये लकी मास्कट, ये जो आपका चार्म है, ये चलने वाला है इन 5 विधानसभा के चुनावों में भी। ये देखिए, मेरे वजह से या मैं लकी होने से पार्टी को विजय मिला, ऐसा नहीं मानता मैं। ये लोगों की मेहनत है। कांग्रेस वर्कर्स बड़े मेहनत के साथ काम करने के बाद ये रिजल्ट आया। मेहनत करने के बाद और आपकी कोशिश होने के बाद रिजल्ट आता है। ये लक के बाद में लोग बोलते हैं, वो प्रिजम्पशन चिप। तो इसीलिए हमारे लोग इस बार मेहनत बहुत करें। सब लोग, सब लीडर्स इकट्ठा हो गए, अपने दिल से काम किए, इसीलिए सब क्रेडिट हमारे कार्यकर्ताओं को, नेताओं को जाता है। और उसमें खासकर हमारे को मार्गदर्शन श्रीमती सोनिया गांधी जी ने दिया, और राहुल गांधी जी ने भी हर स्टेट में गए, प्रियंका गांधी भी हर स्टेट में गए। तो ये एक कलेक्टिव एफर्ट्स हमारा है, और कभी भी कलेक्टिव लीडरशिप को मान्यता होती है। तो मेहनत का ये फल है, और कोशिश करने से सब कुछ मिलता है। इसीलिए हमारे लोग कोशिश कर रहे हैं, और आगे के जो चुनाव है वो भी हम जीतेंगे, ऐसा पूरा मेरा को विश्वास है। मेहनत की बात आपने की, तो मेहनत तो कांग्रेस पार्टी पहले भी कर रही थी, लेकिन रिजल्ट जो है और आने के बाद अब ये 5 विधानसभा चुनावों में हम देख रहे हैं कांग्रेस बड़े एग्रेशन के साथ चुनावी मैदान में है, बिल्कुल भी डिफेंसिव नहीं है। हर राज्य में एकदम ऑफेंसिव होकर के लड़ रही है। तो आपके अध्यक्ष बनने के बाद थोड़ी चीजें थोड़ी बदली तो लग रही हैं। नहीं, ये तो सब हमारे लोग इकट्ठा हो गए हैं। और आज जो माहौल देश में है, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, और किसान मुसीबत में है, ड्रॉट है, फ्लड है, ऐसी चीज़ें बहुत है। इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट के लिए हमारे पूरे यूथ्स लड़ रहे हैं। तो ये जो एक माहौल बन गया है, ये सब बीजेपी के लोग, प्रधानमंत्री जी, ये सब लोग ये समझते हैं कि हम जाने से, भाषण देने से हमको वोट मिल रहे हैं। ऐसा नहीं, लोग बड़े नाराज है, और नाराज रहने के वजह से युवा हमारे पास आ रहे हैं, महिलाएं आ रहे हैं, किसान आ रहे हैं। तो ये ऑटोमेटिकली एक ऐसा स्ट्रेंथ हमको मिल रहा है, जो लोगों की नाराजगी और लोग जो परेशान हैं महंगाई के वजह से, एम्प्लॉयमेंट की वजह से, इससे फायदा हमको हो रहा है, क्योंकि उनके निगेटिव स्टैंड से। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो जहां भी जा रहे हैं वो कह रहे हैं 9 साल में देश में सुशासन रहा, और कांग्रेस पार्टी जो है उसने तो काम नहीं किया। भ्रष्टाचार का आरोप लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगा रहे हैं, और भाषण जब भी देते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो कहते हैं कांग्रेस आती है तो अपराध बढ़ जाता है, भ्रष्टाचार बढ़ जाता है। कांग्रेस का पंजा जो है वो सिर्फ छीनना और लूटना जानता है, ये शायद ये प्रधानमंत्री कहते हैं। उनका डेफिनेशन उनके साथ ही है, वो ये हमारे को बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने लोगों को कहा कि बड़े बड़े जो अमीर लोग हैं उनको मदद करो, और कहो इंडिया में मैंने जो जमा किया लोगों के जो टैक्स के रूप में, और जो पब्लिक सेक्टर्स ये सब है, ये सब करके हमने जो पैसे बेच के
पैसे जो जमा कर रहे हैं वो बैंक में रख रहे हैं और उनके चंद लोग जो हैं बैंक से पैसे उठा के बाहर भाग रहे हैं। तो वो बड़ा लूट करते हैं कि बैंक को कहकर लोन दिला के वो उनको भगाते हैं। जितने भी भगोड़े हैं वो सपोर्टर्स उनके ही हैं। ये गलत तो नहीं ना एक। और वो हमेशा ये कहते थे कि मैं चुन के आने के बाद अगर मैं प्रधानमंत्री बनूं 15-15 लाख काला धन बाहर से लाके दूंगा। मैंने पब्लिक से पूछा क्या आपको 15 लाख मिला? तो बोले नहीं। तो नहीं बोले ये अच्छा नहीं बोल रहे। एक प्रधानमंत्री दिया हूं मैं, दे रहा हूं बोले, अपनी बात रख लेते हैं। नहीं 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 मिला बोले। फिर मैं उनसे पूछा दूसरा सवाल कि प्रधानमंत्री कहे थे कि मैं 2-2 करोड़ नौकरियां दूंगा। अब 10 साल हो रहे, 20 करोड़ नौकरियां सारे युवकों को मिले होंगे, घर घर एक नौकरी तो आई होगी। नहीं बोले। तो किसान की आमदनी में डबल करूंगा बोले। वो आमदनी डबल हुआ? किसान बोले कि बेटे से लोग नहीं मिले। तो मैंने कहा देखो आप यानी मोदी जी के पास या मोदी जी के कहने के ऊपर आपको पैसा मिला होगा 15 लाख, किसानों की आमदनी डबल, 2 करोड़ नौकरियां, ये सब मिले होंगे। नहीं तो एक प्रधानमंत्री झूठ नहीं बोल सकता इतना। या तो वो झूठ बोल रहे या तुम लेकर झूठ बोल रहे। कहने के बाद वो बोले नहीं साहब हम ये सब मोदी साहब झूठ बोल रहे बोले। तो ऐसा लोगों को हम खुद जब पूछते हैं उन्होंने ही आंसर दे रहे, उन्हीं का ये आंसर है, उनका उत्तर है, मेरा नहीं है। पब्लिक आज ये उत्तर दे रही है। वो समझते हैं कि मैं कितना भी झूठ बोलूं, कितना भी कुछ भी करूं, लोग मेरे बात को मानते हैं। ये गलत है। कोई झूठ 1 दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, 3 दिन चलेगा, उससे ज़्यादा तो नहीं चलेगा। क्योंकि लोगों को मालूम होता है अरे ये तो झूठ बोलते हैं। क्योंकि खुद ही शाह ने, हमारे अमित शाह साहब ने कहा कि भाई ये जो इलेक्शन में हम बोलते हैं वो सब जुमले हैं, आप क्यों सीरियसली लेते हो? उन्होंने कहा, आपको भी मालूम होगा टीवी वालों को। तो ये जो है उनका हमेशा ये जुमलों पे जीते हैं, जुमले बोलते हैं और झूठ बोलते हैं, लोगों को परेशान करते हैं और हमारे जो इनोसेंट लोग हैं उनके बातों पे भरोसा करते हैं। इसीलिए उनके बातों का कोई भरोसा अब नहीं कर रहा। लेकिन प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी के सामने कांग्रेस के झूठे वायदे टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि गारंटीज की बात कांग्रेस हर राज्य में कर रही है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम। पहली बार हम देख रहे हैं कि कर्नाटक के बाद ये गारंटीज का एक चलन सा हो गया है। एक नया वोटर बैंक भी कह लें कि बेनिफिशरीज का बन गया है। देखो एक चीज है, हमारे पार्टी का जब मैनिफेस्टो बनता है हम ये देंगे, ये गारंटी अब की नहीं है। आपको रिमाइंड करूंगा, आप लोग सब जब मैं 71-72 इलेक्शन में हम जाके प्रचार करते थे, जो इंदिरा गांधी का 10 पॉइंट प्रोग्राम लैंड रिफॉर्म्स था, राजे महाराजाओं का जो क्या कहते हैं उसको मानधन पेपर्स निकाल दिए, बॉन्डेड लेबर का, लाइफ इंश्योरेंस का, ये सब सारी चीज़ें जो उस वक्त कही वो हम करके भी दिखाए। तो ये हमारा मैनिफेस्टो था। इन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा ना 15 लाख का कहा, फिर कहाँ है गारंटी उनकी? 2 करोड़ का गारंटी कहाँ है? किसानों की डबल आमदनी कहाँ है? अरे आपने तो बोला, एक बार नहीं 100 बार बोला। और कांग्रेस को वो कम से कम एक मीटिंग में 50 बार तो नाम लेते हैं कांग्रेस का।
और कांग्रेस को यही बोलते रहते हैं कि कांग्रेस झूठ बोलती है। वो अगर हम झूठ बोलते तो आज बैंक नेशनलाइजेशन नहीं होता, गरीबों को फायदा नहीं होता था। अगर हम झूठ बोलते लैंड रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट नहीं होता था। अब गरीबों के लिए जो काम करते हैं, अब नरेगा जैसा स्कीम नहीं आता था अगर हम उनके जैसा झूठ बोलते थे। और हमने जो कहा कि गरीबों को खाने को, पेट को अन्न नहीं है, तो उनको हम अन्न देंगे, फूड सिक्योरिटी एक्ट ले। ऐसे कई चीज़ें हम लोग बगैर पूछे या हम इलेक्शन में बगैर कहे, जब मौका मिलता है तो हम इम्प्लीमेंट करते हैं गरीबों के लिए, वोट के लिए नहीं। उनका वोट बैंक हमेशा है और वो सब लोगों में भ्रम फैलाने का वोट बैंक है। लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं कि 50 साल से कांग्रेस पार्टी गारंटीज की बात कर रही है। 50 साल पहले गरीबी हटाने की गारंटी दी थी, लेकिन कांग्रेस करती कुछ नहीं है, सिर्फ गारंटीज देती है। और मोदी की गारंटीज के सामने कांग्रेस के जो बातें हैं वो टिक नहीं सकती हैं। तो मैं बताया ना उनकी गारंटी। मैं जनता से पूछा, जो सवाल मैंने आपको बार बार किया, मैं वो जनता से पूछा, भाई आपको मोदी जी बार बार छाती पे हाथ रख के कहते थे मैं युवाओं को नौकरी दूंगा, ये फलाना इनकम डबल करूंगा, ये सारी चीजें तो उन्होंने ही कही ना, वो भी गारंटी ना। लेकिन अब हमारे को बोल रहे हैं ये स्टेट है, स्टेट में अपने अपने इकोनॉमी के हैसियत से पैसे के उनके पास जो जितना बजट है, उस बजट के आधार पर उन्होंने कह रहे, ये क्या हम एआईसीसी से कह रहे नहीं। हर स्टेट में अलग अलग है। मध्य प्रदेश में कुछ करने के लिए उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में डाला, कर्नाटक में अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने डाला, राजस्थान में अलग है, हिमाचल में हमने अलग कहा। तो हर चीज स्टेट के हिसाब से करते हैं। मोदी साहब यहाँ गारंटी देने को क्या, वो चीफ मिनिस्टर बन के आने वाले, और उन्होंने कहीं भी गए यही बात करते हैं कि मेरे को देख के वोट दो, मेरी गारंटी। अरे तुम्हारी गारंटी नहीं साहब, ये राजस्थान की गारंटी क्या है बोलो आपकी, मध्य प्रदेश की गारंटी क्या है बोलिए, तेलंगाना की गारंटी क्या है बोलिए, छत्तीसगढ़ की गारंटी क्या है बोलिए, और जो नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम की गारंटी, ये गारंटी बोलो। क्या आप चीफ मिनिस्टर बनने वाले हो? वहाँ के चीफ मिनिस्टर, वहाँ के पार्टी के लोग वो क्या करना चाहते हैं वो जनता के सामने वो रख रहे, तुम उसमें टांग अड़ाते मेरा भी ले हाथ। तो आप वहाँ पर कुछ बोलना ये बात कर रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। वो हमेशा कांग्रेस को टीका जितना करे उतने वोट हमको मिलते हैं, ऐसा वो समझ रहे हैं। अब वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस तो सिर्फ एक परिवार की पार्टी है, एक परिवार के बारे में सोचती है। मैं जो है वो पूरे देश के बारे में सोचता हूँ, देश की चिंता मुझे है। तो एक बात जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता बार बार उठाते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है उसके नेता अपने लिए काम करते हैं। कमलनाथ चाहते हैं नकुलनाथ मुख्यमंत्री बन जाएं आगे जाके, अशोक गहलोत अपने बेटे को बढ़ाना चाहते हैं, दिग्विजय सिंह अपने बेटे को बढ़ाना चाहती है। लेकिन बीजेपी का आरोप है ये कि बीजेपी जो है वो आम जनता के लिए काम करती है। नहीं, बीजेपी हमेशा जो मोदी कहते हैं वही सुनते हैं। उनके पास उल्टा बोलने वाला कौन है? उल्टा मीन्स समझाने वाला कौन है? कोई नहीं है। हमारे पास कांग्रेस में डेमोक्रेसी है, कंपटीशन होता है, किसी का बेटा भी आ सकता है, किसी के बेटे को हम न छोड़ भी दे सकते हैं, उसमें कोई भी ये नहीं है। और गांधी परिवार क्या 89 के बाद कोई प्राइम मिनिस्टर बना है? उनके घर में कोई मिनिस्टर बना है? कोई तो चेयरमैन तो बना है। कौन सा गवर्नमेंट का पद गांधी फैमिली को मिला? क्या सोनिया गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बनी? सभी लोगों ने तो कहा आप प्राइम मिनिस्टर बनो, लेकिन उन्होंने वो नकारा और उन्होंने कहा देश को
ठीक ढंग से चलाने के लिए एक इकोनॉमिस्ट होना, अर्थशास्त्रज्ञ होना। मैं वैसे अर्थशास्त्रज्ञ को इस देश का प्रधानमंत्री बनाऊंगी। उन्होंने बनाया। अरे तुम तो हर जगह तुम्हारी लड़ाई, एक जगह चीफ मिनिस्टर बनने के लिए, एक जगह। अब मोदी जी जो है वो प्रधानमंत्री के जगह पे भी दूसरों का नजर है, लेकिन उनको वो काट रहे हैं, उनको आने ही नहीं देते नजदीक, और उनको मिलने, वो खुद भी मिलते भी नहीं दूसरों से, दूर से उनका दर्शन लेना। आज जैसा आपके दूरदर्शन में होता है दूरदर्शन, वैसा उनका दर्शन भी लोग बीजेपी में दूर से दर्शन लेते, नजदीक से नहीं। तो मिलने वाला क्या है, वो बोलेंगे वही होगा। उसीलिए तो वो बार बार कहते हैं मोदी जो बोलेगा वो होगा, और मोदी को देख के वोट दो। उन्होंने आजकल बीजेपी को देख के वोट दो बोल के नहीं बोले, या मेरे आइडियोलॉजी को देख कर वोट दो बोले नहीं, सिर्फ मोदी को देख के वोट दो। तो अब मोदी अपने पार्टी में जो कहता है वो होता है। आपने इनफाइट की बात की बीजेपी में, तो कांग्रेस में भी इनफाइट तो कुछ कम नहीं है खड़गे सर। आपके यहाँ राजस्थान में क्या हुआ, 5 साल सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत रहा, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल वर्सेस टीएस सिंहदेव रहा, मध्य प्रदेश में भी किस तरह का वार्तालाप हुआ दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी के बीच में, ये किसी से छिपा नहीं है। तो ये नहीं छिपा नहीं, हम तो डेमोक्रेटिकली जो यही भी डिफरेंसेस रहते हैं किसी भी स्टेट में बुलाते हैं, समझाते हैं, बिठा के बात करते हैं। अगर कोई नहीं सुना तो देखो भाई हमने बोलने का बोला, अगर आप नहीं सुने दूसरे को लाते हैं, रिप्लेस करते हैं। ये हिम्मत मोदी साहब के पास है। मोदी बोलेंगे कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ मैं ही करता हूँ, और वो वैसा किए भी उन्होंने कि उन्होंने कोई एमएलए की बात नहीं सुनी, या मीटिंग बुलाकर किससे पूछा भी नहीं, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट। हरियाणा चीफ मिनिस्टर कौन बनना, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट। हमारे पार्टी में 30-35 साल रहा वो अपना आसाम का हेमंत बिश्वा, उसको तुम्हारे पार्टी में तो वो काम नहीं किए थे, कांग्रेस में ही थे, लेकिन आपने एकदम उठा के उनको तुम्हारा चीफ मिनिस्टर बना। ऐसे हर जगह तुमने। तो ये कांग्रेस से ही लोग क्यों जाते हैं उधर? सिंधिया चले गए, हेमंता चले गए, सुष्मिता देव चली गई। देखिए, जो लोग डरते हैं वो जाते हैं, जो लोग आइडियोलॉजिकली कमिटेड रहते हैं, जिनको नेहरू की आइडियोलॉजी पसंद है या उस राह पे चलने का उनका इरादा है, ऐसे लोग नहीं जाते। जो गांधीवाद के ऊपर चलना चाहते हैं या देश को मजबूत बनाने के लिए, जो सेक्युलर विचारधारा के लोग हैं और देश को एक रखना, ये जो जिनके एक जुनून है, वैसे लोग कभी नहीं जाते। ये कौन जाते हैं घबरा के, जिसके पास प्रॉपर्टी है, किसी का कहीं ईडी में, अगर मैं भी सपोर्ट जाता हूँ, और उनको धमकाते हैं ये लोग। बहुत से लोगों को उन्होंने धमका के लिया, डरा के लिया। वो पाप बेचारे हमारे पास तो वो कलंकित हो जाते हैं, उनके पास जाने के बाद क्लीन हो जाते हैं, क्योंकि शाह साहब ने ऐसी बड़ी एक वॉशिंग मशीन खरीदी है, उसमें डाल दिए, सब क्लीन हो जाते हैं उनके लोग। हमारे के पास आने के पहले जो थे वो कलंकित थे, उनके पास जाने के बाद वो सफ़ेद ड्राई क्लीन में डालने के बाद कैसा होता वैसा। तो ये है जिन लोगों को आप ही ने कहा था एक इनका कैरेक्टर अच्छा नहीं, इनको ईडी में इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग का काम किया, किसी को बोला कि ये अपना इनकम टैक्स छुपाया, फिर वो आपके पास कैसा बच गया? अभी अब तक उनके ऊपर केस क्यों नहीं है? और कईयों लोग जो आपके पीछे हैं, साथ है, उनके कईयों केसेस हैं, फिर उनको क्यों नहीं पकड़ रहे आप? आज आके किसी को डराना, अगर वहाँ उनको
एमएलए कम हैं। अब उदाहरण के तौर पर हमारे मध्य प्रदेश का सरकार चोरी हो गई, 15-16 लोगों को उन्हें किडनैप करके लेके गए, हमारी सरकार गिर गई। लेकिन लोगों ने हमको वोट दिया था, लोग हमको सत्ता के ऊपर लाने की पूरी कोशिश करके बिठाई थी, लेकिन उसको कौन तोड़ फोड़ करे? मोदी साहब तोड़ फोड़ करे। उनके इशारे के बगैर कुछ नहीं होता, वो कर दिए। कर्नाटक में भी पहले वैसे ही किए थे, गोवा में किए, मध्य अपने उत्तराखंड में किए। हर जगह तोड़ फोड़ की राजनीति करते हैं। जहाँ उनको मेजॉरिटी नहीं मिलता तो किसी न किसी या डराने का, धमकाने का या किसी और ढंग से उनको अपने तरफ लाने की कोशिश करते हैं। वो वैसा ही करके आए हैं। तो जनता आपको इस बार फुल फ्लेज मैंडेट, आपको लगता है मध्य प्रदेश में आपकी सरकार जो है, आपने कहा भी कि एक तरीके से छलावे के साथ वो सरकार गिराई गई, तो लगता है अब फुल मैंडेट जनता आपको मध्य प्रदेश में देगी, राजस्थान में, बाकी तमाम? देखिए, लोग ही आए, लोगों को गुस्सा है। अरे हमने तो चुन के दिया था कांग्रेस को राज करने के लिए, और उनको इन्होंने 15 महीने में ही गिरा दिया। ये गुस्सा बहुत है, इसलिए लोग ये आ रहे हैं कांग्रेस के पास। लेकिन मोदी जी एक बात बार बार जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकाल में अपराध बढ़ता है। हर राज्य में वो एक बात कह रहे हैं कि कांग्रेस आती है तो अपराध जो है वो बढ़ जाता है, भ्रष्टाचार जो है वो बढ़ जाता है। तो एक तरीके से नैरेटिव जो बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस भ्रष्टाचारी है, अगर आएगी। राजीव गांधी के जमाने की भी याद दिला देते हैं कि कैसे उन्होंने कहा था 1 रुपए में से कितना पहुंचता है। तमाम अपनी रैलियों में इनका जिक्र करते हैं। देखो, राजीव गांधी की वो कोई कंपेयर, उन्होंने खुद अपने क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने कहा कि इस देश में ऐसा होता है, इसको कैसा ठीक करना। तुम वो ले जाके अगर इसको लिंक कर दे मोदी साहब, तुम्हारे पैर के नीचे कितना धूल है वो देखो। और तुम ये सब बातें करने वाले, फिर ये सब जो घोटाला करके बहुत से जगह तुमने सरकार बनाई, छाती पे हाथ रख के कहो क्या अच्छी नीयत से बनाया? हमको आप बोलते घोटाले होते, फिर घोटाले करने वालों को लेकर राज्य क्यों बना रहे? दूसरी चीज, कभी कांग्रेस पार्टी कोई भी चीज छुपाती नहीं, ट्रांसपेरेंसी रहती है, लोगों को बोलने देती है, पार्लियामेंट में बोलने देती है, पार्लियामेंट में चर्चा करने देती है, पार्लियामेंट में उनको कमेटी को जाने के लिए इजाजत देती है। इन्होंने एक बात भी हमारी नहीं मानी। हमने कहा जॉइंट पार्लियामेंट्री बिठाओ, हमने कहा कई चीज़ों में ये अपने स्टैंडिंग कमेटी को भेजो, ऐसे चीज़ हम बार बार उनको कहे, लेकिन उन्होंने माना नहीं। उन्होंने कहते मेजॉरिटी है, हम जो बोलते वही सही। तो डिक्टेटरशिप की एक राह पे वो चल रहे हैं, तो वो हमको सियासत सिखाना या हमको लोकतंत्र की बात करना, भ्रष्टाचार की बात करना, तो ये ठीक नहीं है। अब डिक्टेटरशिप की बात आपने की, तो प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि आप रिमोट से चलते हैं, आप रिमोट से चलते हैं। आरोप जो है, कहते हैं जब यूपीए की सरकार थी तो एक सुपर पावर ऊपर रहती थी प्रधानमंत्री के। साफ तौर पर निशाना एक तरीके से गांधी परिवार पर साधते हैं कि आपको अभी भी फुल फ्लेज्ड आजादी नहीं है और आप रिमोट से चलते हैं बतौर अध्यक्ष। तो मैं और डिक्टेटरशिप यहाँ पर है, एक तरीके से यही कह रहे हैं? नहीं, हमारे पास कोई डिक्टेटर नहीं है। हम अपनी बात रखते हैं, हमारे कार्यकर्ता रखते हैं। हमने तो जो लोग गांधी परिवार को गालियां दिए उनको भी हमारे कमेटी में है, जो लोग उनके खिलाफ लिखे वो भी हमारे कमेटी में रख लिए हैं। और हमारे पास कोई बात कहता है तो उसको हम सपोर्ट इसलिए करते हैं कि चलो भाई डेमोक्रेसी में
अपोजिशन यानी अपनी बात रखने वाले भी होना, तो उस चीज़ को हम ध्यान में रख के आगे सुधारने की कोशिश करते हैं। अगर कोई बेफजूल बात करते हैं तो बोलते हैं भाई तुम्हारा रास्ता तुम देखो बोल के। तो हमारे पास डिक्टेटरशिप नहीं है। पर क्या खरगे साहब रिमोट से चलते हैं, कहीं से इंस्ट्रक्शंस लेते हैं? नहीं देखिए 10 जनपद से कहीं से, यही आरोप लगता है। देखिए मेरे 53 साल हो गए मुझे, मैं हर जगह पे थोड़ा कुछ काम किया हूँ। एक स्टेट में जब था मैं 8-9 साल अपोजिशन लीडर था, मैं मिनिस्टर था, मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट था। हर पहलुओं पे मैं विचार करने की मुझे थोड़ी सी शक्ति निसर्ग ने दिया, जैसा सबको देता है तो वैसा मुझे भी दिया है। लेकिन जो बात हमारे लीडर से सीखना बोलना, ये क्या गलती है? इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी जी को 25 साल का अनुभव है ऑर्गेनाइजेशन में। अब जिस व्यक्ति के पास 25 साल का अनुभव है संस्था चलाने का, सरकार बनाने का और कोशिश करके सबको इकट्ठा करने का, अगर उनसे नहीं पूछूं क्या मोदी जी से जाके पूछूं? और मोदी जी हमेशा मेरे को रिमोट कंट्रोल बोलते हैं। अब उन्हें बोलने दो नड्डा कैसा चलता है, बोलने दो कौन सा भगवान को चलते हैं, या गुहे में जाके बैठ के या कहीं भी, या कौन किस उनका हर एक का एक घर का भगवान होता ना, फिर उसकी कसम खा के बोलने दो। नड्डा को फ्री हैंड है, मेरे को तो फ्री हैंड है। नड्डा बना सकते हैं, मैं जैसा बनाता हूँ वैसा। राहुल गांधी जी, उन्होंने भी 5 साल उनका भी अनुभव है, 2-4 साल प्रेसिडेंट बोल के काम किए, यूथ में काम किए, और खुद पार्टी के प्रचार के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक वो जाते हैं पैदल, भारत जोड़ो यात्रा में। गरीबों से मिलते हैं, बूढ़ों से मिलते हैं, लीडर से मिलते हैं, इंटेलेक्चुअल से मिलते हैं, पत्रकारों से मिलते हैं। ये क्या थोड़ा अनुभव है? फिर वो नो भी चलो बोलो, उनको भी अनुभव लेने के लिए कितने गांवों में कहाँ गए। सिर्फ भाषण एक, क्योंकि पैसा है, स्टेज बनता है, स्टेज पे आना, जोरदार भाषण देना, चले जाना। तो इसलिए रिमोट नड्डा साहब को ये क्वेश्चन आप पूछिए, मेरे को जैसा पूछे साहब। लोग ये कहते हैं कि आप सिर्फ मोदी जी के बात सुनते हैं, रिमोट कंट्रोल वहाँ है, ऐसा बोल रहे, आपकी क्या राय है? सर, क्योंकि एक सवाल गारंटीज पर और एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आप बहुत फोकस कर रहे हैं और मोदी जी कह रहे हैं कि ये गारंटीज जो हैं इससे देश और राज्य दिवालिया हो जाएगा। मतलब ऐसे ही गारंटीज अगर देते रहे तो इसको फ्लॉड मॉडल एक तरीके से बीजेपी नहीं, ऐसा नहीं, उनके विचार अलग है। उन्होंने गरीबों के लिए कुछ करना नहीं चाहते। अगर वो चाहते तो बहुत कुछ इस 10 साल में करते थे, और 13.5 साल वो चीफ मिनिस्टर भी रहे, बहुत कुछ। अब क्या है, कोई बेहतर, गुजरात की हालत देश से बहुत बड़ा बेहतर है वहाँ। क्या उनकी इकोनॉमी डबल टिबल हो गई है? क्या वो बच्चों को वहाँ पर तो क्या कहते हैं, प्रोटीन, वहाँ उनको शक्ति देने के लिए, सशक्त बनाने के लिए अच्छा खाना भी नहीं देते उन्होंने। तो ऐसे लोग हमको सबक सिखाते हैं। तो ये झूठ है, और चंद चीज़ें करना पड़ता है। फिर लोग क्यों कहते हैं कि रेल चलाओ, लोग क्यों कहते हैं कि मिड डे मील दो, लोग क्यों कहते हैं कि फ्री एजुकेशन दो। अगर ये हम दे रहे हैं तो ये क्या बोलते हैं, रबड़ी, क्या राबड़ी, रेवड़ी, चुनावी रेवड़ी, हाँ बोलते हैं। फिर जो चीज़ें हमारे बच्चों के लिए, देश के लिए अच्छा है, ये हमको करना पड़ता है। अब हम किए, आप बोल रहे
कि मैं 5 केजी चावल देता हूं और ये आगे मैंने 5 साल के लिए बढ़ाया। आप बोले नहीं, मोदी जी परसों बोले। तो जो सूट आपको होता है वो ठीक है, जो दूसरे लोग गरीबों का दुख दर्द किसानों का जान के जो देते हैं वो सब रेवड़ी है। तो इसीलिए तो कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में एक 11 गारंटी हमने दिया है, जिसमें महिलाओं को 1,500 रुपये देने का, 500 रुपये गैस सिलेंडर देने का, क्योंकि इन्होंने तो 1100 रुपये करके रखा है। और दुनिया में जब क्रूड ऑयल का प्राइस कम था, हमारे ज़माने में जो 2-3 पट ज़्यादा रहते हुए भी हम पेट्रोल डीजल का प्राइस कम करे थे। इनके ज़माने पेट्रोल डीजल सब बढ़ा हुआ, गैस, और ऊपर से बोलते हैं कि एक ऐसा क्यों रिड्यूस करते हैं। तो ये सब चीज़ें, अब उदाहरण के 100 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी गरीब को देना, क्या ये ठीक नहीं है? और 100 के बाद अगर वो 200 तक कंज्यूम करते हैं तो उसको आधा बिल देना। ऐसी चीजें, जो किसान का कर्ज माफ करना, तुम भी करे ना थोड़ा, क्योंकि वोट होना था, लेकिन तुमसे पहले हमने किया। तुम तो दिखावे के लिए किया बहुत से जगह, और ये पुरानी पेंशन के लिए लोग तड़प रहे, वो हमने वायदा यहाँ पर किया है। और किसानों को 5 हॉर्स पावर पे बिल देना नहीं है, बिजली माफ, और जितने भी इरिगेशन के पुराने बिल है वो भी माफ। 27% ओबीसी आरक्षण का हम लाभ देंगे, और 12 घंटे सुनिश्चित बिजली देंगे ताकि लोगों को तकलीफ न हो और वो समझ सके 12 घंटे हमको मिल रहा है तो इसको कैसा इस्तेमाल करें, वो भी जानते हैं। और सबसे महत्व है जातिगत जनगणना। ये इम्पोर्टेंट है, ये इसलिए किसी को खुश करने के लिए नहीं, ये जो जनगणना करना, ये हमने आवाज़ उठाई, राहुल जी ने इसको जो लिया, तो उसका मकसद क्या है कि ईच, यहाँ तो फिर जातीय आधार पे सब कुछ चलता है। हर एक किसी को भी पूछो, कोई हिंदुस्तानी अगर दूसरा हिंदुस्तानी उसको मिलता है ट्रेन में, पहले पूछता है आप कहाँ के, फलाना, फिर बाद में पूछता है क्या काम कर रहे, फलाना, फिर तीसरे प्रश्न को आता है आप किस भाग से हो, किस जाति से नहीं, कौन से मत में विश्वास रखते हैं, फिर वहाँ आया जाति, उसका कम्युनिटी, कास्ट। तो ऐसी चीज़ें हमारे देश में है। तो ये सोचना जरूरी है कि ये जाति गणना अगर सेंसस हुआ, इस सेंसस में निकलेगा कि किस समाज के पास कितनी भूमि है, किस समाज में सरकारी नौकरियां है, किस समाज में जमीन कितनी है, किस समाज में व्यापार कितना है, किस समाज में सुशिक्षित लोग ज़्यादा है, ये सब मिलता है। उसके बाद हम ये कह सकते हैं भाई आपके पास ज़मीन है, किसी स्कीम में आपको ज़मीन नहीं, जिसके पास नहीं है वो सरकारी ज़मीन दे सकते हैं या लैंड रिफॉर्म्स करके दे सकते हैं। ऐसी चीज़ें यानी गरीबों को एक आधार दिलाने के लिए हमने ये काम किया। लेकिन उसको मोदी जी उसको भी क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन बाद में पलट गए। जब शाह ने कहा
हम विरोध नहीं उसके, लेकिन करते कैसे वो देखना। अरे करते कैसे, पहले आप पास करो बिल, कैसा होता है वो देख लो। तो ये गरीबों के हित में वो कभी भी बात नहीं करते, फिर ऊपर से बोलते हैं मैं बैकवर्ड हूँ। बोले नहीं बोले, प्राइम मिनिस्टर खुद बोले मैं एक बैकवर्ड आदमी प्रधानमंत्री बना हूँ, इसीलिए दूसरे लोग सहन नहीं कर रहे। फिर भी वो टारगेट कांग्रेस को ही बना देते। वो बोलते यही अहंकार है कि गरीब घर का बेटा कैसे बन गया प्रधानमंत्री, यही कांग्रेस का अहंकार है, इसलिए आगे नहीं बढ़ने देते आप। अरे हमारे पास तो कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है ना, 89 से नहीं है, सब तुम दूसरे लोग की हो। ये तुम्हारे पास क्या है, एक तो सोच कम है, दूसरा पॉलिटिकल साइंस बोलो या पॉलिटिकल इवेंट्स को आप फॉलो नहीं करते, नहीं तो तीसरा चुप हमको एक धब्बा लगाना, कुछ बोलना, यही करते हो। तो हम पावर में नहीं है तो बार बार गांधी फैमिली का, मैंने तो बताया गांधी फैमिली कौन से पोजीशन में आज लाभ उठाई बोली, आप लोग उठा रहे, कितने लोग उनके लोग लाभ उठाए नहीं, सबको मालूम है। तो बार बार जो मोदी साहब बात करते, उन्होंने ये नहीं कहा मैं बैकवर्ड हूँ इसलिए ऐसा करते, फिर बैकवर्ड क्यों है नाम आपका? आप सब में विश्वास करने वाले लोग, मैं एक बैकवर्ड हूँ बोले, और उन्होंने ही जब चीफ मिनिस्टर थे बैकवर्ड लिस्ट में अपना नाम डलवाया। सर लेकिन कांग्रेस का कास्ट सेंसस की बात करें, जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, कांग्रेस का नारा था एक टाइम में ये, और अब आप कास्ट सेंसस की बात करते हैं। नहीं ज्यादा देखो, ये पॉलिटिकल अलग है। ये फॉर एग्जांपल शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ये एक जात वाले नहीं है, ये शेड्यूल ऑफ द कम्युनिटीज कास्ट्स। शेड्यूल ट्राइब में नंबर ऑफ ट्राइबल है, वो बैकवर्ड क्लास एक कोई एक जात नहीं है, उसमें बहुत से कम्युनिटीज हैं। तो एक एक कम्युनिटी का क्या क्या मासी हालत है, पढ़ाई क्या है, हेल्थ क्या है, ये देखने के लिए कर रहे हैं ना। हम दूसरा चीज तो नहीं बोल रहे, आप लोगों को भड़का रहे हो झूठ बोल के। अब शेड्यूल कास्ट में सब मिला के हजारों कम्युनिटीज है पूरे देश में। मेरे एक ही स्टेट में कर्नाटक में 132-40 है। नहीं एक वो दो ही कम्युनिटी हो गए, वो भी लोगों को गलत फहमी है। ये लेफ्ट राइट ये दो ही कम्युनिटी, मेरी संख्या ज्यादा, मेरी संख्या ज्यादा, मैं पीछा हूँ, मैं आगे हूँ, इसकी बात है। लेकिन उसी में 130-40 कम्युनिटीज है। ऐसा ही बैकवर्ड में भी है, सैकड़ों कम्युनिटीज, वो क्लास बना हुआ। तो वो समझना चाहिए उन्होंने कि जिससे फायदा देश के लिए होता है, बच्चों के लिए होता है, समाज के लिए होता है, उसके हम करना चाहते हैं, वो लोग हमको करने नहीं देना चाहते बस। सर शेड्यूल कास्ट की आपने बात की, तो आपको सबसे बड़ा एक तरीके से लोग कहते हैं, और इंडिया अलायंस में कई लोग कहते हैं कि अगर खरगे साहब चेहरा बन जाएं तो बदल सकते हैं डायनेमिक्स 2024 के। खरगे साहब को लगता है ऐसा? देखिए, मैं कभी शेड्यूल कास्ट हूँ इसीलिए मुझे कोई पद दो मैंने नहीं कहा। मेरे को आबादी है, मेरे को स्टेट में भी मेरे को 2-3 बार चांस था, मैं उस जात पे नहीं लड़ा। मैं लड़ता हूँ सबके लिए, चाहे वो किसी कम्युनिटी के भी। जब इनजस्टिस होती है तो हर कम्युनिटी के लड़ना हमारा फर्ज है। सेक्युलर उसूलों का जब उसका खात्मा करने के लिए कोई तैयार होता है तो मैं लड़ता हूँ। डेमोक्रेसी को कोई खत्म करना चाहता है, मैं लड़ता हूँ। लोकतंत्र को कोई बचाता है तो उसके साथ देता हूँ। संविधान को कोई खत्म करना चाहता है तो मैं लड़ता हूँ।
तो मैं उसूलों के लिए लड़ता हूँ। मैं कभी अपने जात के लिए मैं ये ऐसा तो मेरे 53 साल हो गए चल रहे। मैंने कभी एक आपने शिकायत सुनी मेरी कि मैं शेड्यूल कास्ट हूँ, मैं दलित हूँ, मेरे को ये नहीं मिला वो नहीं मिला, कभी नहीं बोला। मेरे को अगर मिलना है मेरे काम पे, मेरे को अगर मिलना है, अगर मेरी कोई सेवा है और किसी के लिए फायदेमंद है तो उस वक्त लोग रियलाइज करके देंगे। और मैं दलित हूँ मेरे को दीजिए, मैं दलित हूँ, नहीं, ऐसा नहीं होता। ये हर जगह अपनी जात का उपयोग करना और कमज़ोर हो के बात करना, वो मैं सीखा नहीं। मैं स्वाभिमानी हूँ, स्वाभिमान से काम करूँगा और देश के हित में काम करूँगा। जब कोई मौका आता है तो उस देश के हित में ही और कांग्रेस पार्टी के हित में ही मैं करूँगा। इंडिया अलायंस, सर चंद 2-3 सवाल और लूंगी। इंडिया अलायंस का बहुत हो गया। एक सर अंतिम सवाल, सर इंडिया अलायंस का, क्योंकि 23 के विधानसभा चुनावों को सेमीफाइनल्स के तौर पर अक्सर देखा जाता है जब अगले साल लोकसभा होता है, तो इस विधानसभा के सेमीफाइनल से निकल कर के क्या इंडिया अलायंस मजबूत होगा और इंडिया अलायंस इंटैक्ट रहेगा 24 तक? क्योंकि नीतीश कुछ कह रहे हैं, अखिलेश कुछ कह रहे हैं, सब कह रहे हैं कांग्रेस सेल्फिश हो गई है, अपने उसमें लगी हुई है विधानसभा में, अब इंडिया अलायंस को छोड़ दिया। नहीं, ये तो देखिए, तुम वक्तिया अगर काम नहीं करे, 5 इलेक्शन है, छोड़ तो नहीं सकते। और हर पार्टी इसमें शामिल भी नहीं है, कई अलग अलग वजह हो सकते हैं। अभी मध्य प्रदेश, राजस्थान सब अलग अलग लड़ रहे हैं। वही देखो, वो स्टेट में अलग अलग लड़े तो भी 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शन में सब मिलके लड़ने वाले हैं। हम लड़ेंगे, उसमें कोई संशय नहीं है। हमने सभी से बात किया, राम गोपाल यादव जी से बात किया, अपने डी राजा से बात किया, नीतीश कुमार से बात किया। अखिलेश यादव जी से बात हो गई आपकी? राम गोपाल यादव उनके सीनियर है, उनसे बात हो गई। अगर उनको भी हमारे पार्टी के लोग बात किए, सभी लोग। अगर मुझे भी मौका मिला तो मैं भी बात करूंगा और एक बार उनसे भी। तो हम मिलके ही लड़ना चाहते हैं। जितना 26-27 पार्टियां हैं, जिनके पास जितनी कुव्वत है हर स्टेट में, उसका उपयोग होना चाहिए। और मिलके हम जब काम करते हैं एक ही उद्देश्य रख के कि देश में यूनिटी रहना, देश को बचाना, डेमोक्रेसी रखना, संविधान का हिफाजत करना, ये अगर हमारा एक ही उद्देश्य रहा तो ज़रूर हम जीतेंगे। वो मुझे विश्वास है कि सभी लोग मिलके मजबूत होके लड़ेंगे और हम जीत के आएंगे। अंतिम सवाल, झूठों का सरदार वर्सेस मूर्खों का सरदार हो गया आज सर, मतलब इस तरह से जो डिस्कोर्स है वो पॉलिटिक्स का हो गया है। नहीं, देखो, मैंने झूठों का सरदार इसलिए बोला कि मैं गिन के आपके सामने आंकड़े रखे, चाहे वो 15 लाख का हो, 2 करोड़ का हो, डबल आमदनी हो, ऐसी जो चीज़ें हैं जो कहे अगर वो नहीं करे तो क्या बोलना, आपके भाषा में क्या बोलते मुझे, ये तो झूठी हो गए ना। तो हमको झूठ बोलते हैं, इसलिए हमने ये कहा भाई इतने वायदे करके अगर आप नहीं निभाए तो झूठों के सरदार ही हो गए ना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया खरगे साहब हमसे बातचीत के लिए। बहुत बिजी स्केड्यूल आपका रहता है, एक दिन में मैं देख रही हूँ 2-2, 3-3 रैलियां आप कर रहे हैं, उसके बीच में से आपने टाइम निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।